हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायन हथियार सम्मेलन देश है। ऑप्शन ए है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में एक कार्यालय। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के तहत एक कार्यालय। ऑप्शन सी है रक्षा उत्पादन विभाग का हिस्सा और ऑप्शन डी है एक स्वायत्त प्राधिकरण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में एक कार्यालय। ठीक है, कोई भी अगर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय रासायनिक हथियार समझौता प्राधिकरण भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक कार्यालय होता है और इसकी स्थापना केमिकल बीम्स कन्वेंशन एक्ट 2000 के तहत 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को की गई थी और 29 जून 2021 को NACWC के अध्यक्ष पद का कार्यभार श्री मनोज कुमार परिडा को सौंपा गया है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक प्रतिभूति प्राप्त कर ली जो इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 1600, ऑप्शन बी है 1612, ऑप्शन सी है 1628, ऑप्शन डी है 1598। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 1600। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 वर्ष में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक प्रतिभूति प्राप्त कर ली थी जो इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार जो होता था वो प्रदान करता था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने उस समय वर्ष 1599 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रतिभूति प्राप्त की जो उसे पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करता है। एकमात्र अधिकार का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई और वहाँ नहीं कर रहा था, उसे सिर्फ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ACC महिला एशिया कप T20 2018 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी है रुमाना अहमद, ऑप्शन सी है फाहिमा खातून, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, रुमाना अहमद। ठीक है, 2018 की करंट अफेयर है, इससे वर्तमान में नई करंट अफेयर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। दूसरा है ये भारत सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और चौथा है कि संसद के एक अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था। तो इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया, तो बिल्कुल सही है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसका स्थान नीति आयोग ने लिया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा है भारत सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करता है और 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, ये भी मैंने बताया, ये भी सही है। लेकिन ये संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया, ये बिल्कुल गलत बात है, ये इसके बारे में सही नहीं है और सही नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जबकि इसने योजना आयोग का स्थान ले लिया, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, भारत सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करता है, ये सभी इसके बारे में सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्याख्या कह रही है कि नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित अधिनियम द्वारा नहीं एक नई संस्था है जिसे भारत में योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। पहले योजना आयोग का था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन अब इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और नीति आयोग का गठन कर दिया। ये संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी और सरकार को नीतिगत इनपुट, निर्देश तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगाड़िया। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। कब स्थापना हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ठीक है, जब से ये नीति आयोग बना है तब से मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, अब नहीं है। ये तो पुरानी करंट अफेयर का बता रहा है। और अमिताभ कांत भी इसके सीईओ नहीं है। नीति आयोग के पहले योजना आयोग इसका नाम था और नीति आयोग को इसकी योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नीतियों में प्रसार करके इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के द्वारा नीति आयोग नाम दे दिया योजना आयोग की जगह पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का जो हृदय होता है वो कक्षों के संकुचन को डेज कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइस्टोल, ऑप्शन बी है हार्ट बीट, ऑप्शन सी है स्ट्रोक, ऑप्शन डी है टेस्टोल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए साइस्टोल। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मानव हृदय कक्षों के संकुचन प्रावस्था को प्रकुंचन या फिर सिस्टोल तथा कक्षों के प्रसारण की प्रावस्था को अनुशीतलन या डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, प्रकुंचन के द्वारा रुधिर हृदय से धमनियों में होकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। प्रकुंचन के द्वारा होता क्या है कि जो रुधिर मतलब रक्त यानी कि ब्लड खून जो होता है वो हमारे हृदय से धमनियों में होकर शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें जाता है। जबकि प्रसारण के समय क्या होता है कि रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ जाता है? शिराओं में हृदय के द्वारा वापस जाता है। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने किस वर्ष में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की? ऑप्शन ए है 1949 1949, ऑप्शन बी है 1960 1960, ऑप्शन सी है 1955 1955, ऑप्शन डी है 1953 1953। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा डी 1953। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ठीक है, जो जेम्स वाटसन फ्रांसीसी क्रिक थे उन्होंने 1953 यानी 1953 में डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसमें डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। हमारी व्याख्या कह रही है कि सजीव कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणुओं को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहते हैं। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? जैसे कि घुमावदार सीढ़ी नहीं होती है वैसी होती है तथा इनमें आनुवंशिक कोड निरुद्ध रहता है। डीएनए अणु की डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में वैज्ञानिक जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने की थी। इस खोज के लिए इन्हें 1962 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसे वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962। और किस मॉडल के नाम से जानते हैं? वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेस नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा बनाती है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कृष्णा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा को बनाती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से हुआ। किससे हुआ? अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा बनाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की जो पारंपरिक सीमा है वो कौन बनाती है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के सबसे ज़्यादा महत्व के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे हम कहते हैं। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। ये पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली नदी है जो कि उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश में इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, और ये अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता देश द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है वित्त सचिव, ऑप्शन बी है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्री।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। और जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी पर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, और ये 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत का सेंट्रल बैंक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था और भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं वो करते हैं। और इसके अन्य सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार आदि भी शामिल होते हैं। और इस परिषद का कार्य वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर्नियामक समन्वय, वित्तीय समावेशन और अर्थव्यवस्था के पर्यवेक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2018 को डेढ़ सदस्यों से युक्त प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवाचार सलाहकार परिषद का गठन किया था। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 21। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 21। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2018 को 21 सदस्यों से युक्त प्रौद्योगिकी, विज्ञान, नवाचार सलाहकारों परिषद का गठन किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ के नाम से मशहूर सारनाथ में मिले मोर स्तंभ में डेस की आकृति नहीं थी। ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है बैल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। शेरनाथ के नाम से मशहूर जो सारनाथ है उसमें मोर स्तंभ में हाथी, घोड़ा और बैल की आकृति है लेकिन गाय की आकृति नहीं है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि शेरनाथ के नाम से मशहूर सारनाथ में मिला मोर स्तंभ अशोक स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है, शीर्ष पर कितने सिर हैं? सिंह हैं 4 हैं और कैसे किए हुए? एक दूसरे की तरफ ये पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे के कई चित्र बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड बैल तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृतियां हैं और मोर स्तंभ में गाय की आकृति नहीं है। ये भी याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन रेट्रोफिटमेंट के केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि और किसान कल्याण, ऑप्शन बी है रेल, ऑप्शन सी है पेयजल और स्वच्छता, ऑप्शन डी है रक्षा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेल। मिशन रेट्रोफिटमेंट रेल के केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी व्याख्या ही कराएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है तेल और पानी, ऑप्शन बी है पानी में चीनी, ऑप्शन सी है नमक और सल्फर, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड और लोहे का बुरादा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी पानी में चीनी। पानी में चीनी जो होती है वो सजातीय मिश्रण का उदाहरण होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के कोई भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। यानी कि जब 2 या फिर 2 से अधिक जो तत्व यौगिकों का किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण। सजातीय क्या होते हैं? इसमें अवयवी पदार्थों, तत्वों, यौगिकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे पानी में चीनी का मिश्रण, पानी में नमक का मिश्रण, इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। पानी से अगर चीनी कैसे निकल पाएगी? वो तो घुल जाएंगी ना। पानी में नमक को कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। यानी कि इसके जो तत्व यौगिक होते हैं उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ये होते हैं सजातीय मिश्रण। इसके अतिरिक्त दूसरे होते हैं विजातीय मिश्रण। उसमें अच्छा क्या होता है? इसमें अवयवी पदार्थों, तत्व यौगिकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, नमक और सल्फर का मिश्रण, सोडियम क्लोराइड और लोहे के बुरादे का मिश्रण। तेल और पानी जो होता है उसको हम एक में मिलाते हैं, हमें तेल भी दिखता है, पानी भी दिखता है। नमक और सल्फर भी एक में मिलाते हैं तो दिखता है, सोडियम क्लोराइड और लोहे का बुरादा भी दिखता है। इसीलिए इसे कहते हैं विजातीय, क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं देख सकते वो होते हैं सजातीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक युद्धों को देश के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए है अंग्रेज और मराठा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश और फ्रांसीसी,
ऑप्शन सी है मुगल और अंग्रेज, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी और पुर्तगाली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ठीक है, कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में अपने वर्चस्व को समाप्त करने की कोशिशों को लड़ा गया था। वर्चस्व की स्थापना की कोशिशों के लिए लड़ा गया था। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि कर्नाटक युद्ध जो था वो ब्रिटेन में और फ्रांस के बीच अपना जो वर्चस्व बना रहे कि मैं तुमसे बड़ा रहूं, मैं तुमसे बड़ा रहूं, इसको स्थापित करने के लिए इनके बीच में लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध के केंद्र मुख्य रूप से कर्नाटक यानी कि भारत का कर्नाटक भूभाग थे, इसलिए युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कहाँ हुआ था? मुख्य रूप से कर्नाटक में, इसलिए क्या कहते हैं इसे? कर्नाटक का युद्ध। कितने कर्नाटक के युद्ध हुए हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 तक था, दूसरा 1749 से 1794 तक था और तीसरा 1798 से 1763 तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भारतीय मुक्केबाज हैं? ऑप्शन ए है पवन कुमार, ऑप्शन बी है संदीप तोमर, ऑप्शन सी है सतीश शिवलिंगम, ऑप्शन डी है अमित पंघाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित पंघाल। अमित पंघाल क्या है हमारे? वो हमारे हैं मुक्केबाज। जैसे कि पवन कुमार हैं और जो संदीप तोमर हैं, तो पवन कुमार और संदीप तोमर कौन है? पहलवान हैं। सतीश शिवलिंगम हैं, ये भारोत्तोलक हैं। अमित पंघाल हैं, ये मुक्केबाज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में डैश प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी। ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है आयरन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख केंद्र थे उसमें ब्रॉन्ज प्रतिमाओं की ढलाई कैसी थी? बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। हमारी व्याख्या कह रही है कि कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मानव ने तांबे और टीन रांगे से बनी मिश्र धातु कांस्य यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बर्तन, मूर्तियाँ, औजार आदि को बनाने के लिए किया था। ठीक है, कांस्य कौन सा काल है? कांस्य बेकाल कहलाता है, जिसमें मानव ने जो तावा और टीन है उसे बनी जो धातु होती है उनके ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बर्तन, मूर्तियाँ, औजार इनको बनाने के लिए किया था। सिंधु घाटी सभ्यता तो हम कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है और सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में कांस्य की प्रतिमाएं, बर्तन, औजार आदि की ढलाई की स्थिति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में थे लोथल जो भगवा नदी के तट पर गुजरात में है, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी पर है, हड़प्पा रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। कालीबंगा 1953 में 1954 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। धोलावीरा गुजरात में इसे यूनेस्को ने 40 नंबर के नाम से शहर बनाई है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सभी थे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत थल सेनाध्यक्ष का पद डैश है। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन बी है मेजर जनरल, ऑप्शन सी है फील्ड मार्शल, ऑप्शन डी है जनरल, ऑप्शन बी मेजर जनरल। भारत में थल सेनाध्यक्ष का पद जो होता है उसे मेजर जनरल कहते हैं। थल सेना दिवस भारत में कब मनाया गया? रिसेंटली 15 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसके एयर फील्ड मार्शल हैं विवेक राम चौधरी और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारत में थल सेनाध्यक्ष का पद है उसे मेजर जनरल है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि भारत के थल सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं और इस पद पर सामान्यतः जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। कौन से रैंक के? जनरल रैंक के। ठीक है, और वायुसेना अध्यक्ष को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं, थल सेना अध्यक्ष को एडमिरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी का व्यापक रूप से ज्ञात विशेषता के साथ मिलान करें। काला, लेटेराइट, लवड़ी, शुष्क से असाधारण नमक प्राप्त, अनुपजाऊ, दक्कन पठार में प्रचलित ईंटों के कटाव में प्रयोग है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
सही है। एफ का के होगा, यानी कि जो काला होगा वो कहाँ है, दक्कन पठार में प्रचलित है। काली मिट्टी कहाँ प्रचलित है, दक्कन पठार में प्रचलित है। फिर डी का हमारे पी होगा, यानी कि जो लेटेराइट है वो ईंटों के कटाव में इनका प्रयोग किया जाता है। कहाँ, लेटेराइट का प्रयोग किया जाता है, ईंटों के कटाव में प्रयोग किया जाता है। और एफ का के यानी कि जो काला है वो दक्कन के पठार में प्रचलित है। ए का क्यू यानी कि जो लवड़ी है उसका साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। और एम का टी यानी कि शुष्क उसे हम अनुपजाऊ कहते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि काली दक्कन के पठार में प्रचलित है। लेटेराइट ईंटों के कटाव यानी कि ईंट के निर्माण में प्रयोग की जाती है। लवणी साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क अनुपजाऊ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो पूरे परिवार के अस्पताल में भर्ती खर्चा का ध्यान रखती है को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिवार योजना, ऑप्शन बी है परिवार प्लोटर, ऑप्शन सी है समूह मेडिक्लेम, ऑप्शन डी है परिवार छाता। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, परिवार प्लोटर कहते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो पूरे परिवार के लिए कवरेज को प्रदान करती है और वो सामान्यतः परिवार प्लोटर कहते हैं। परिवार प्लोटर, फैमिली प्लोटर मुख्य रूप से पूरे परिवार के लिए बनाई गई स्वास्थ्य बीमा योजना होती है, जो कि सैद्धांतिक रूप से पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा के समान ही होती है। अंतर ये होता है कि परिवार प्लोटर स्वास्थ्य बीमा योजना में संपूर्ण परिवार को कवरेज मिलता है, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना होती है उसमें परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना का नाम क्या है जिसे सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के नवंबर 2016 में फिर से नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जन औषधि मिशन, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय औषधि योजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री औषधि योजना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। कह रहा है कि 29 सितंबर 2007 को श्रीमती ललिता कुमार मंगलम ने कार्यालय को अस्वीकार कर देने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे पास था। ऑप्शन ए है ममता शर्मा, ऑप्शन बी है गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी है रेखा शर्मा, ऑप्शन डी है सुषमा साहू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा शर्मा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके आगे का प्रीवियस ईयर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सो कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।